बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बहन बेवा हुई तो अम्मी और मैं जाकर उसे अपने घर ले आए, मगर अगले रोज़ ही मेरी बहन के सास ससुर आए और बोले जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती आपकी बेटी हमारे घर रहेगी, फिर बेशक आप इसको ले जाना। मेरी बहन इनके साथ वापस चली गई, मगर अब रोज बहन के घर से उसकी नौकरानी फोन करती कि जल्दी से आकर अपनी बहन को ले जाओ, यहाँ पर उस पे बहुत जुल्म हो रहा है। एक रोज मैं तंग आकर बहन को लेने चली गई, मगर ये देखकर जान निकल गई कि वो बहुत कमजोर हो गई है। और फिर रोते हुए जब मेरी बहन ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मैं फैसलाबाद शहर में अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। मेरी एक छोटी बहन राहिला भी थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। हमारा कोई भाई नहीं था और अब्बू का इंतकाल बहुत अरसे पहले हो गया था। अब हमारा कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने घर का खर्च चलाने के लिए दाल चावल की दुकान बना ली थी जो बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी बहन राहिला बीए कर रही थी। मैं दुकान पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होती थी। आज एतवार था इसलिए काफी रश था। मैं 8 बजे फारिग हुई। अब मैं सोच रही थी कि घर चली जाऊं। जब मैं घर जा रही थी तो मेरी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी जो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। वो लड़का अब बाइक स्टार्ट करके उस लड़की को ले जा चुका था, लेकिन जाने क्यों मुझे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी बहन राहिला लग रही थी। लेकिन मैं सोचने लगी कि मेरी बहन तो ऐसी नहीं है, उसने तो कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की, फिर किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। खैर, जब मैं घर आई तो अम्मी से मालूम हुआ कि राहिला घर पर नहीं है। मैंने पूछा कहाँ गई तो वो कहने लगी कि अपनी सहेली के घर गई हैं, कॉलेज के कुछ पेपर्स वगैरह बनाने थे। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई और मेरे दिल में शक पैदा हुआ कि वो लड़की मेरी बहन ही थी। मगर जब मैंने देखा कि राहिला घर में अब कॉलेज की सहेली माहिरा के हमरा दाखिल हुई है और उसके हाथ में असाइनमेंट की फाइल भी है, तो मैं मुतमईन हो गई और सोचा कि जिस लड़की को मैंने लड़के के साथ बाइक पर देखा था वो कोई और ही होगी। खैर, जब मैंने अम्मी को बताया कि आज बहुत कमाई हुई है तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी कि नताशा, अल्लाह तुझे मजीद तरक्की और कामयाबी दे। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर दीगर काम करके सोने चले गई। क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए रोजाना जल्दी सो जाती थी। आज 5,000 रुपए मैंने कमाए थे। इसमें से 3,000 रुपए मैंने अम्मी को दे दिए और बाकी 2,000 रुपए मैंने अपनी अलमारी में रख दिए कि इससे घर के लिए सौदा ले आऊंगी। यही सब सोचते हुए मैं सो गई। अगले दिन दुकान पर जाने से पहले मैं अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर पैसे उठाने लगी ताकि वापसी पर सौदा ले आऊं। लेकिन मैं हैरान हुई जब मैंने देखा कि मेरी अलमारी के दराज में सिर्फ 1,000 रुपए पड़े हुए थे, बाकी 1,000 रुपया कहाँ गायब था। मैं परेशान हो गई और सोच में पड़ गई। काफी तलाश किया लेकिन 1,000 रुपए न मिले। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने कल यहाँ 2,000 रुपए रखे थे। फिर 1,000 रुपए कहाँ चले गए? पहले ख्याल आया कि अम्मी से पूछूं, लेकिन फिर खुद ही इरादा बदल लिया कि अम्मी ने तो कभी भी मेरे दराज से पैसे नहीं लिए। जब राहिला से पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं हैरान परेशान सी 1,000 रुपए लेकर घर से चली गई। वापसी पर सौदा लिया और घर आ गई। आज की कमाई 3,000 रुपए हुई थी। अम्मी को पैसे नहीं चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। यूँ मैंने वो 3,000 रुपए अलमारी में रखे। मगर अगले दिन जब मैंने अलमारी खोलकर दराज से पैसे निकालने की कोशिश की तो वो 3,000 रुपए भी गायब पाए। अब तो ये रोज का मामूल बन गया। अम्मी और राहिला से इस बारे में पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। अम्मी भी अब परेशान रहने लगी कि पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि रोज रोज पैसे गायब होने की वजह से नुकसान हो रहा था। जब मेरी हिम्मत जवाब देगी तो मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने फैसला किया कि आज मैं सारी रात जागती रहूंगी और वक्फे वक्फे से दराज चेक करती रहूंगी। यूं हकीकत का पता चल जाएगा। मैं अपने ऊपर कंबल ओढ़ कर लेट गई। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ नाइट बल्ब चल रहा था। इंतजार करते करते काफी देर हो गई। रात 2 बजे के करीब कोई कमरे में आया। उसने मेरे दराज में से पैसे निकाल लिए। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी। वो कोई और नहीं, राहिला ही थी। मैंने उसे पकड़ लिया।
मेरी बहन को आखिर पैसे चोरी करने की क्या जरूरत पेश आई थी। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वो रोने लगी और बताया कि वो अपने एकेडमी के किसी लड़के से प्यार करती है और वो भी इससे बहुत प्यार करता है, मगर वो लड़का गरीब है और थोड़ा बीमार है। अपने इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। चूँकि उसका ताल्लुक गरीब खानदान से है, इसीलिए उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। रहीला इसे इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो छुपके से उसकी मदद करने के लिए रातों को मेरे सोने के बाद दराज से पैसे चुरा कर फाहद को देने लगी थी। वो चाह कर भी मुझे सच्चाई बता नहीं सकती थी, क्योंकि मैं लड़कों के साथ दोस्ती और प्यार और मोहब्बत के सख्त खिलाफ थी। वो डर रही थी कि अगर मुझे पता चल गया तो कहीं मैं उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी और हो सकता है गुस्से में उसकी कहीं और शादी भी कर दूं। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि ये ख्याल दिल से निकाल दो, वो लड़का गरीब है, अम्मी नहीं मानेंगी और मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूंगी जो तुम्हें सब कुछ ना दिला सके। लेकिन राहीला पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। वो मेरे आगे रोने लगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं उसकी बात मान गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने लगी थी। बीए मुकम्मल होने के बाद अम्मी को राहीला की शादी की फिक्र सताने लगी। वो मेरी शादी पहले करना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि अभी मैंने शादी नहीं करनी। अलबत्ता मैंने अम्मी से बोल दिया था कि पहले राहीला की शादी कर देते हैं। मैं बहुत जिद्दी थी, इसलिए अम्मी ने हथियार डाल दिए। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है तो बताओ। मेरे जहन में फाहद का ख्याल आया, जिससे राहीला मोहब्बत करती थी। जब राहीला की शादी के लिए मैंने लड़के वालों को घर पर बुलाया तो अम्मी को वो लोग बिल्कुल पसंद न आए। लड़के की 5 छोटी बहनें थी। मुझे उसकी नंदे पसंद नहीं आई, वो बहुत मगरूर लग रही थी। इसके अलावा वो लोग निचले तबके के थे। उनके मुकाबले में हमारे माशी हालात बहुत बेहतर थे। लड़का एक स्कूल और एक अकेडमी में पढ़ाता था। उसके वालिद की किराए की दुकान थी, जहां वो मुख्तलिफ मशीनों के पुर्जे बेचते थे। अम्मी ने उनके सामने तो यही कहा था कि कुछ दिन बाद सोचकर जवाब देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी मुझसे कहने लगी कि राहीला की शादी ऐसे लोगों में नहीं होगी। तुम कोई और अच्छा सा लड़का देखो जिसके बहन भाई कम हो और वो अमीर भी हो। अम्मी का इनकार सुनकर मैंने बेबसी से राहीला को देखा, जो अब आंसू बहाने लगी थी। अम्मी हैरान होकर उसे देखने लगी, फिर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। ये सुनकर मैं घबरा गई कि कहीं वो सच बता न दे। फिर शुक्र है राहीला ने खुद ही बात संभाली और कहा कि अम्मी, एक वक्त था हम भी गरीब हुआ करते थे, हमारे हालात भी ठीक नहीं थे। आप ऐसे अल्फाज न बोलें जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और जो नेमतें उसने हमें दी हैं वो वापस ले ले। राहीला की बात अम्मी के दिल पर लगी और फिर मेरे समझाने पर अम्मी मान गई और फाहद के घर वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूँ देकर मामलात तय पाए और शादी 2 माह बाद तय पाई। सच कहूँ तो मैं इस शादी से हरगिज खुश नहीं थी। मैं राहीला से बार बार कह रही थी कि सोच लो, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि उसे शादी फाहद से ही करनी है। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब एक लड़का जो मुझसे उम्र में बड़ा था मुझे 2 प्लेटें चावल के लिए ऑर्डर देने लगा। ये लड़का, जिसका नाम मंजूर था, अक्सर मेरी दुकान से चावल लेने आता था और फिर खाने की बहुत तारीफ करता था। आज जब मैंने उसका ऑर्डर पैक करके दिया तो वो मुझसे पूछने लगा कि क्या आपकी मंगनी वगैरह हुई है। उसके इस सवाल पर मैं पहले तो हैरत ज़दा हुई और फिर जवाब दिया कि मैं अभी सिंगल हूँ। ये सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो पैसे देकर चला गया। अब हम लोग राहीला की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के दिन करीब आ चुके थे। बहुत मोहब्बत के साथ और जहेज देकर मैंने और अम्मी ने राहीला को रुखसत किया और उसके जाने के बाद घर में उदासी सी महसूस हो रही थी हमें। शादी के 15 दिन बाद जब वो घर आई तो उसके चेहरे पर काफी परेशानी थी। जब मैंने उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बाद में कहने लगी, आप भी मुझे कुछ पैसे दे दें, फाहद अपना कारोबार करना चाहता है जिसके लिए पैसों की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हुई कि चलो अच्छा है, फाहद कारोबार शुरू कर ले ताकि उसके घर के हालात बेहतर हों। जब मैंने राहीला से कारोबार की तफसील पूछी तो उसने लाइल्मी का इजहार किया और बोली कि वो अपने किसी दोस्त के साथ कारोबार शुरू कर रहा है। मैंने उसको पैसे दे दिए और वो घर से चली गई। अब इसी तरह होने लगा था कि जब भी वो घर आती परेशान लगती। वो मुझसे पैसे मांगने लगती और कहती कि फाहद ने मांगे हैं अपने कारोबार के लिए। हर दफा ऐसा ही होने लगा था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अब तक मुझसे वो 1 लाख रुपया ले चुकी थी। बात पैसों की नहीं थी। अगर फाहद मुझसे बात करता तो मैं उससे इससे भी ज्यादा पैसे दे देती, लेकिन मेरी बहन के हाथ पैगाम भिजवा रहा था। काफी अरसे से मेरी फाहद से मुलाकात भी नहीं हुई थी।
मैं कॉल पर फाहद से बात करना चाहती थी, लेकिन राहीला ने मना कर दिया। कहने लगी कि अगर आप उससे कुछ पूछेंगी तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने फाहद से बात करने का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि फाहद से बात करनी चाहिए कि वो कौन सा कारोबार शुरू कर रहा है और मजीद उसे कितने पैसों की जरूरत है। मैं यही सब सोच रही थी जब अचानक एक दिन मेरी दुकान पर फाहद आ गया। दुआ सलाम के बाद वो मुझे कहने लगा कि राहीला को आपके हाथ का खाना बड़ा पसंद है, इसलिए सोचा है कि उसके लिए दाल चावल ले जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और अपनी बहन का हाल अहवाल जानने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कारोबार कैसा जा रहा है? मजीद पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह हैरत से मुझे देखने लगा। बोला कि मैं तो कोई कारोबार नहीं करता, आपको तो पता है मैं टीचर हूँ और 9वीं 10वीं जमात को पढ़ाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। फिर पूछा, क्या तुम कोई कारोबार शुरू नहीं कर रहे? उसने नफी में सर हिला दिया, जबकि मैं तो हैरान रह गई। मैंने खाना पैक करके उसे दिया। वो पैसे देने लगा तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो मेरा बहनोई था, लेकिन फाहद जबरदस्ती पैसे रखकर चला गया। मैं अब सच में परेशान हो चुकी थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बहन जरूर कोई अनोखा काम कर रही है, जिस तरह उसने पहले किया था कि पैसे चोरी करके फाहद के इलाज पर लगाए थे। अब राहीला से बात करना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे इस दफा सख्ती से पेश आऊंगी। मैं ये बात अब हरगिज पसंद नहीं करती कि वो मुझसे झूठ बोले। उस वक्त राहीला फाहद के लिए पैसे चोरी कर रही थी, मगर उस वक्त मुझसे वो झूठ बोलकर किसी के लिए पैसे ले रही थी। मुझे समझ नहीं आया। मैंने सच्चाई जानने के लिए फौरन अगले दिन उसे घर पर बुलाया और उससे सख्ती से पूछा तो वो सर झुकाकर बोली, मेरी नंद हफ्सा को पैसों की जरूरत है। उसकी एक दोस्त बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। ये सुनकर मैं नरम पड़ गई और फिर उसे समझाया कि तुम झूठ बोलकर पैसे ना लिया करो, सच बोलकर ले लिया करो। मैं तुम्हें कभी इनकार नहीं करूंगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद राहीला ने अपने ससुराल में मुझे और अम्मी को दावत पर बुलाया। उसके घर में जाकर मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसके घर में ढंग की कोई भी चीज ना थी। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था। यहाँ तो बहुत गुर्बत थी। मैंने सोचा कि मैं राहीला की मदद कर दिया करूंगी, हर माह उसे पैसे दे दिया करूंगी ताकि उसका गुजारा अच्छा हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। एक दिन मैं दुकान पर थी जब शोएब दुकान पर आया। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और वो बोला कि मेरे घर मैं अपनी फैमिली को लाना चाहता हूँ ताकि मेरा रिश्ता मांग सके। मैं न जाने क्यों इनकार न कर सकी। वो लड़का मुझे अच्छा लगता था। यूँ उसके घर वाले अम्मी से और मुझसे मिलने आ गए। शोएब पुलिस में एसपी था। मुझ जैसी मैट्रिक पास दाल चावल बेचने वाली से उसे प्यार हो गया था और हमारा रिश्ता पक्का हो गया और शादी 5 माह बाद होना करार पाई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन सारी खुशी तब गारत हो गई जब ये खबर सुनने को मिली कि फाहद को आखिरी स्टेज का जिगर कैंसर है। कैंसर की तशखीस ही तब हुई जब बचने के कोई चांसेस नहीं थे। फाहद के पास तो इलाज के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने ही उसके इलाज पर पैसे लगाए। अपनी बहन का रोना मुझसे देखा नहीं जाता था। वो मेरे आगे हाथ जोड़ती कि आप फाहद को बचा ले, वरना मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह फाहद का इलाज हो जाए, मगर हुआ वही जो किस्मत में लिखा था। इलाज के बावजूद वो बच न पाया और उसकी मौत हो गई। राहीला की शादी को अभी सिर्फ 8 माह हुए थे और वो बेवा हो गई। फाहद की इस मौत ने हमारी जैसी दुनिया ही बदल दी थी। 3 दिन राहीला पर बेहोशी की कैफियत रही और अम्मी उसे अपने घर ले आई, मगर अगले रोज उसके सास ससुर आए और बोले जब तक इद्दत पूरी नहीं होती राहीला अपने ही घर में रहेगी, वरना उनके खानदान वाले बातें बनाएंगे। खैर अम्मी ने राहीला को उनके साथ भेज दिया। वो इद्दत में थी। मैं सोच रही थी कि जैसे ही उसकी इद्दत मुकम्मल होगी मैं उसे घर ले आऊंगी, लेकिन इद्दत खत्म होने के बावजूद वो घर न आई। वो जिद करती थी कि उसे अपने फाहद के घर में ही रहना है। मैं बेबस हो गई। वो बहुत जुनूनी बन गई थी, इसीलिए हमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और सोचा कि जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा तो मैं उसे घर वापस ले आऊंगी। इसी दौरान मेरे शोएब से शादी की जो तारीख तय पाई थी वो मजीद आगे चली गई। एक दिन मैं राहीला के घर उससे मिलने गई तो वो दंग रह गई। उसका घर काफी बदल गया था। दीवारों पर नए कलर हुए थे। घर में बड़ा सा फ्रिज और नया फर्नीचर भी आ गया था। मैं हैरान थी कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब तो उन्होंने 2 मुलाजमा भी रख ली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही गरीब लोग हैं। मैं जब राहीला से मिली तो वो दंग रह गई क्योंकि वो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। आंखों के गिर्द हल्के थे, रंगत भी पीली पड़ गई थी। मैं बेसाख्ता रोने लगी कि मेरी बहन की किस्मत में ये दर्द लिखा था
सदमे से वो कितनी बीमार हो गई थी। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ घर चले। पता नहीं उसके ससुराल वाले उसका ख्याल रख भी रहे थे या नहीं। मेरी बात सुनकर उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैं उससे नाराज होकर घर से चली गई। मैंने सोचा अब मैं ना रहीला से मिलने के लिए जाऊंगी और ना ही फोन करूंगी। वो मेरी कोई बात तो मानती नहीं थी। एक माह गुजर गया और मैंने उससे कोई राब्ता ना किया। एक दिन उसकी कॉल आने लगी तो मैं मुस्कुरा दी कि लगता है उसकी अकल ठिकाने आ गई। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और था। वो रहीला के घर की मुलाजमा थी। वो बड़े ही राजदारी से कहने लगी, बाजी अपनी बहन को इन जालिमों से बचा कर ले आए, वरना आपकी बहन यहाँ पर मर जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लेकर आपको कॉल की है। मुलाजमा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं भागती हुई अपनी बहन के ससुराल पहुंची। वो तन्हा थी। सास ससुर किसी शादी पर गए हुए थे और नंदे बाजार में शॉपिंग पर गई थी। मैंने बहन की कमजोर हालत देखी तो मुझे रोना आ गया। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। जब मैंने उससे सच्चाई पूछी तो वो बोली, आपी मेरी नंदे बहुत लालची और जालिम है। पहले मेरी नंद मुझे फोर्स करती थी कि मैं आपसे पैसे मांग कर इनको दूं ताकि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। अगर मैं ऐसा ना करूंगी तो वो फाहद को मेरे खिलाफ भड़का देंगी। इसलिए उनके डर से मैं आपसे पैसे मांगती थी और झूठ बोलती थी कि फाहद ने मांगे हैं। फाहद के मरने के बाद मेरी नंदे मुझ पर मजीद जुल्म करने लगी और कहा कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो मुझे मार देंगी। मैं बहुत डर गई थी। मैं फाहद की यादों के सहारे इस कमरे में ही रहना चाहती थी। इसीलिए नंदों के आगे हथियार डाल दिए। मेरी एक नंद एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। उसने पैसों की लालच में आकर मेरा एक गुर्दा एक अमीर फैमिली को बेच दिया और अब वो मेरा दूसरा गुर्दा भी बेचने वाली थी। मैं अब बहुत बीमार रहने लगी हूँ। यहाँ कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता। रहीला रोते हुए मुझे बता रही थी जबकि मेरी रूह कांप गई थी। अब मुझे समझ आया कि क्यों इसके घर के हालात बदल गए थे। रहीला ने बताया कि इस सब में इसके सास ससुर का कोई कसूर नहीं। वो अपने बेटे के गम में नढाल है। उनको कुछ इल्म नहीं उनकी बेटियां मेरा क्या हशर कर रही हैं। खैर मैं फौरन अस्पताल रहीला को ले गई। मैंने शोएब को अस्पताल में ही बुला लिया और सब कुछ उसको बता दिया। रहीला के चेकअप के बाद उसका इलाज शुरू हो गया। एक गुर्दा निकलने की वजह से वो बहुत बीमार हो गई थी और कमजोर भी। उस पर लाखों रुपए खर्च हुए थे। ये सारा पैसा शोएब ने लगाया। रहीला की 5 नंदों ने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वो नाजायज था और बहुत बड़ा जुर्म था। शोएब ने मेरी बहन का बयान और मेडिकल रिपोर्ट के बाद रहीला की सब नंदों पर केस कर दिया और इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। उन सबको 5 साल कैद की सजा सुनाएगी। मैं शोएब की शुक्रगुजार थी जिसने मेरा इतना साथ दिया। साथ ही साथ में खुश थी कि इन 5 बहनों को उनके किए की सजा मिल गई। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान को कभी अपनी ख्वाहिशात और ऐशो इशरत के लिए नाजायज रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, जैसे इन 5 बहनों ने किया था। हमें दूसरे इंसान की इज्जत करनी चाहिए। इस बात का अदारक अब इन 5 बहनों को हो चुका था। अब वो 5 फूट फूट कर रो रही थी और अपनी गलती की माफी मांग रही थी, लेकिन उनका गुनाह माफी के काबिल नहीं था। जो उन्होंने किया था, मेरी बहन की जान भी जा सकती थी। मेरी बहन को मुकम्मल ठीक होने में काफी वक्त लग गया। मैं उसे घर ले आई और काफी हद तक अब उसे सब्र आ गया था। मेरी शादी शोएब के साथ होगी और फिर 1 साल बाद मैंने उसकी शादी शोएब के कजन से कर दी। आज मेरी बहन रहीला अपने घर बहुत खुश है और अम्मा मेरे पास रहती हैं। मैं और शोएब भी बहुत खुश हैं।